स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। कल हमने रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हुए रक्त के बारे में बताया था। रक्त के संगठन के बारे में बात की थी। हमने रक्त में प्लाज्मा के बारे में बात की थी। रक्त कणिकाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने आरबीसी के बारे में बात की थी। अब है आगे अपन रक्त कणिकाओं में दूसरी रक्त कणिका के बारे में बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, यहाँ इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, यहाँ इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। कल थोड़ी एक मांग आई थी कि थोड़ा हम छोटा लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आज हम बड़ा लिखेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का निर्माण की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मेरो में या अस्थि मज्जा में। यहाँ लसिका ऊतकों में होता है, लसिका ऊतकों में। लसिका ऊतकों में, बोन मेरो में या लसिका ऊतकों में, दोनों में होता है, ठीक है। ये केंद्रक युक्त है। क्या है? कल हमने आरबीसी की बात की थी, तो आरबीसी केंद्रक विहीन कोशिका है, केंद्रक विहीन कणिका है। लेकिन ये क्या है? केंद्रक युक्त है। क्या है? केंद्रक युक्त है। और ये रंगहीन है। क्या है? रंगहीन है। रंगहीन कणिका, यानी कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? होता ही नहीं है, रंगहीन कणिका होती है, ठीक है। इसके सामान्य संख्या की हम बात करें तो सामान्यतः किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसकी सामान्य संख्या होती है 7000 प्रति घन मिलीमीटर। 7000 प्रति घन मिलीमीटर। इसके जीवन काल की अपन बात करें तो इसका जीवन काल 5 डेज से ऊपर होता है, 5 दिन से ज्यादा होता है। 5 दिन से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 5 दिन से लगा करके 100 दिन तक की हो सकती है, ठीक है। इसके जीवन काल के बाद में अपन बात करें, इसकी विशिष्ट गुण पाया जाता है। वो विशिष्ट गुण होता है इसके अंदर अमीबीय गति पाई जाती है। इसका विशिष्ट लक्षण अमीबीय गति करना है। विशेष लक्षण की बात करें तो क्या है? अमीबीय गति करना। ये अमीबा की तरह गति करती है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अमीबा के अंदर जिस प्रकार से संकुचन होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है? संकुचन होता है, और एक जगह से दूसरी जगह ये खिसकती रहती है, ठीक है। इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित, यानी कि फिक्स आकृति नहीं होती, अपने आकृति में लगातार बदलाव है वो करती रहती है, ठीक है। प्रकार के बारे में बात करें तो हमने कल प्रकार में बताया था कि ये 2 प्रकार की होती है। एक तो कणिकामयी और एक होती है अकणिकामयी। 2 प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं कि कणिकामयी और अकणिकामयी, इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले कणिकामयी डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी क्या होती है?
ये कणिकामयी डब्ल्यूबीसी होती है। हमने कहा कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो इस कणिकामयी डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होता है वो एक से अधिक पालियों में विभक्त रहता है। क्या रहता है? एक से अधिक पालियों के अंदर विभक्त रहता है। इसलिए कणिकामयी डब्ल्यूबीसी को बहुपालित कोशिका कहा जाता है या कणिका कहा जाता है, क्योंकि इसका केंद्रक दो या दो से अधिक पालियों में विभक्त रहता है, इसलिए इसको बहुपालित कोशिका कहा जाता है। ये कणिकामयी डब्ल्यूबीसी होती है, इसके केंद्रक के कण होते हैं या इसके कोशिका द्रव्य में जो कण पाए जाते हैं ये विशिष्ट अभिरंजन ग्रहण करते हैं, यानी कि अभिरंजन द्वारा ये अभिरंजित हो सकती है। कोशिका द्रव्य के कण विशिष्ट प्रकार का अभिरंजन ग्रहण करते हैं, विशिष्ट अभिरंजन ग्रहण करते हैं। अभिरंजन ग्रहण करके ये अलग अलग प्रकार का रंग प्रदर्शित करते हैं। ये जो कणिकामयी डब्ल्यूबीसी होती है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली कौन सी? सबसे पहले आपने बताया था इयोसिनोफिल। ये जो इयोसिनोफिल होती है, हमने कहा कि कणिकामयी डब्ल्यूबीसी होती है वो बहुपालित होती है, यानी कि इनका केंद्रक होता है एक से अधिक पालियों के अंदर क्या रहता है? विभक्त रहता है। तो ये जो इयोसिनोफिल होती है इसका जो केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित होता है, यानी कि 2 पालियों के अंदर इसका केंद्रक है वो विभक्त रहता है। ठीक है। इसके अलावा इयोसिनोफिल होती है, ये इयोसिनोफिल होती है वो विशिष्ट प्रकार का अभिरंजन ग्रहण करती है। और वो कौन सा अभिरंजन ग्रहण करती है? अम्लीय या क्षारीय? कौन सा? अरे इयोसिनोफिल एक होता है एसिड और एक होता है बेस। बेस और एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल और बेस का मतलब होता है क्षार। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक होती है बेसोफिल, इसका प्रकार है कणिकामयी का, एक होती है एसिडोफिल या इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल इस एसिड से आया है, इसलिए ये अम्लीय अभिरंजन ग्रहण करती है, यानी कि यह अम्लीय अभिरंजन का नाम है इयोसिन। कौन है? इयोसिन ग्रहण करती है तथा हल्का लाल अथवा गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है। कौन? इयोसिनोफिल। ये इयोसिनोफिल होती है वो क्या करती है? हल्का लाल अथवा गुलाबी रंग प्रदर्शित करने का काम करती है। हाँ, तो ये क्या करती है? हल्का लाल अथवा गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है। ठीक है। अब है इसकी मात्रा की बात करें तो यह
कुल WBC की 2.5% होती है। मतलब जो टोटल WBC है उसकी 2.5% कौन होती है? इयोसिनोफिल होती है। ठीक है, आगे बात करें, कॉपी करते रहिए साथ साथ में अथवा स्क्रीनशॉट करते रहिए। आगे बात करें, ये इयोसिनोफिल होती है, ये एलर्जी के समय मास्ट कोशिका को हिस्टामिन स्त्रावण के लिए प्रेरित करती है। ये मास्ट कोशिका से हिस्टामिन स्त्रावण के लिए प्रेरित करती है। कौन? इयोसिनोफिल। यानी कि जब एलर्जी होती है तब इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एलर्जी के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है। तथा यह मास्ट कोशिका को हिस्टामिन स्त्रावण के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इसे एंटी एलर्जिक WBC कहा जाता है। इसलिए इसे एंटी एलर्जिक WBC कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इयोसिनोफिल होती है ये भक्षकाणु प्रकृति की नहीं होती, कम होती है। मतलब इसमें कम भक्षकाणु प्रकृति होती है। अपन मोनोसाइट की या न्यूट्रोफिल की बात करें तो उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में भक्षकाणु प्रकृति पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर है वो भक्षकाणु प्रकृति बहुत कम पाई जाती है। कोशिका पारण की क्षमता इसके अंदर बहुत कम पाई जाती है, नहीं के बराबर पाई जाती है। हमने कहा कि एलर्जी के समय ये क्या करती है? अनुक्रिया करती है, और एलर्जी के समय अपनी संख्या में क्या कर देती है? बढ़ोतरी कर देती है। E फॉर एलर्जी और E फॉर इयोसिनोफिल आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखने के लिए एलर्जी के समय कौन एक्टिव होती है, कौन काम करती है? इयोसिनोफिल करती है। दूसरी है बेसोफिल। बेसोफिल, ये जो इयोसिनोफिल होती है, मैंने कहा कि इनका केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है, लेकिन बेसोफिल होता है इसका केंद्रक है वो त्रिपालित होती है। कितना होता है? त्रिपालित होता है। सामान्य रूप से केंद्रक होता है वो त्रिपालित, यानी कि 3 पालियों के अंदर विभक्त होता है। ठीक है, अपन बात करें तो अभी हमने कहा था कि ये जो बेस सार से आया है, सार से अभिरंजित होती है, इसलिए इसको बेसोफिल कहा जाता है। यह सारी अभिरंजन ग्रहण करती है और नीला रंग प्रदर्शित करती है। कैसा? नीला रंग प्रदर्शित करती है। एक सारी अभिरंजन होता है मिथाइलिन ब्लू, जो सारी अभिरंजन एक होता है मिथाइलिन ब्लू,
ये फेमस सारी अभिरंजन है, किसी भी पदार्थ को अभिरंजित करने का काम लिया जाता है। ठीक है, तो सारी अभिरंजन ग्रहण करने वाली कोशिका कौन है, कणिका कौन है, बेसोफिल है। कौन सी, बेसोफिल। कुल WBC की यह 0.5% होती है। कुल WBC की यह 0.5% होती है। ठीक है, कम संख्या के अंदर होती है, यानी कि ये बेसोफिल सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम। सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसोफिल होती है, ये हिस्टामिन और हिपेरिन के स्त्रवण का प्रेरण करती है। कुछ मात्रा में ये हिस्टामिन का भी स्त्रवण करती है और कुछ मात्रा में ये हिपेरिन का भी स्त्रवण करती है। ये हिपेरिन होता है, ये क्या होता है, कार्य की बात करें अपन, बेसोफिल के कार्य की बात करें तो यह हिस्टामिन व हिपेरिन के स्त्रवण का प्रेरण करना। ओके, यहां पर अपन बात करें हिपेरिन की, तो ये हिपेरिन रक्त के अंदर पाया जाने वाला एक थक्का विरोधी पदार्थ होता है, यानी कि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये थक्का रोधी होता है। क्या होता है, थक्का रोधी। हमारी नलिकाओं के अंदर, रक्त की नलिकाओं के अंदर, वाहिकाओं के अंदर ब्लड को क्लॉट बनने से बचाता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने से बचाता है। कौन, हिपेरिन। हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर नेचुरली पाया जाता है। यस, हमारे शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से वो हिपेरिन का पाया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अब है तीसरे प्रकार की, जो अपन कणिकामयी WBC की बात करें तो तीसरे प्रकार की होती है, वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है यदि आप बेस और सार और अम्ल दोनों की प्रक्रिया आप करवाओगे एक साथ में, तो आपको अभी रिएक्शन जो आपको मिलेगी वो न्यूट्रल रिएक्शन मिलेगी। इसी प्रकार से ये जो न्यूट्रोफिल होती है, ये न्यूट्रोफिल अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का अभिरंजन ग्रहण कर सकती है। यह अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का अभिरंजन ग्रहण कर सकती है। अतः इसे उदासीन रंजी भी कहा जाता है। अतः इसे उदासीन रंजी भी कहा जाता है। ठीक है, कुल WBC की ये लगभग 62% होती है। कुल WBC की 62% होती है। न्यूट्रोफिल के अंदर भक्षणकारी क्षमता, इसमें भक्षणकारी यानी कि किसी भी रोगाणु को भक्षण करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। किसी भी रोगाणु को प्रवेश करने से शरीर में इसको रोकती है, मारती है, नष्ट करती है। इसमें भक्षणकारी की क्षमता सर्वाधिक, भक्षणकारी की क्षमता सर्वाधिक होती है। संख्या में भी ये सर्वाधिक होती है। हमने कहा कि लगभग टोटल WBC की 62% होती है, तो संख्या में ये सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसमें भक्षणकारी क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा इसमें
कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है, कोशिका पारण की क्षमता उपस्थित, यानी कि ये एक कोशिका को पार करके दूसरी कोशिका के अंदर जा सकती है, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ये प्रवेश कर सकती है, कोशिका पारण। ओके, ये होती है WBC। इसका जो मुख्य कार्य मैंने कहा था कि ये भक्षणकारी प्रकृति की होती है, इसके अंदर भक्षणकारी क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए आने वाले रोगाणुओं को क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है, मार देती है, छील देती है। छीलने का कार्य कौन करती है? न्यूट्रोफिल करती है। तो यह है कणिकामयी। अब अपन बात करते हैं अकणिकामयी WBC की। बात करते हैं अकणिकामयी WBC। कणिकामयी में हमने बताया कि कणिकामयी WBC होती है, उसके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो विशिष्ट प्रकार के अभिरंजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन अकणिकामयी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार के कण नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी बात की अकणिकामयी जो WBC होती है वो उसका जो केंद्रक होता है वो अलग अलग पालियों के अंदर विभक्त नहीं होता है, यानी कि एक पालित होता है। उनका केंद्रक कैसा है? यूनिलोब्ड है, एक पालित है। दूसरी है अकणिकामयी एग्रेनुलोसाइट WBC। मैंने कहा कि इसके कोशिका द्रव्य के अंदर विशिष्ट प्रकार का अभिरंजन ग्रहण करने के लिए कोई भी कणिकाएं नहीं पाई जाती है। इसके कोशिका द्रव्य कोई कणिकाएं या कोशिका द्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित, कणिकाएं अनुपस्थित होती है। ठीक है, और इनका जो केंद्रक होता है वो एक पालित होता है, यानी कि अलग अलग पालियों के अंदर विभक्त नहीं होता है। न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक हमने नहीं बताया कि न्यूट्रोफिल का केंद्रक होता है वो कितने पालियों में विभक्त रहता है, तो वो लगभग 2 से 7 पालियों के अंदर विभक्त रहता है। वहां पर एक पॉइंट ऐड कर देना, कहां पर? न्यूट्रोफिल के अंदर इसका केंद्रक पालियों में विभक्त नहीं रहता है, नहीं रहता है, अर्थात यह एक पालित होती है, एक पालित होती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? हमने बताया था कि ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मोनोसाइट। कौन सी? मोनोसाइट। मोनोसाइट, ये मोनोसाइट होती है, ये टोटल WBC की लगभग 5% होती है। कितनी होती है? 5%। कुल WBC की 5% होती है। हमने कहा कि इनका जो केंद्रक होता है वो पालियों के अंदर विभक्त नहीं रहता है, तो पालियों की बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी WBC होती है, सबसे बड़ी WBC है। ठीक है, और इसमें भी भक्षणकारी प्रकृति पाई जाती है। जिस प्रकार से न्यूट्रोफिल के अंदर भक्षकाण्विक प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार इसमें भी
भक्षणकारी प्रकृति पाई जाती है। विजातीय रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश से ये रोक देती है। ओके, भक्षणकारी नेचर या प्रकृति पाई जाती है, प्रकृति पाई जाती है। अपेक्षाकृत कम होती है, न्यूट्रोफिल की अपेक्षाकृत, और इसमें कोशिका पारण की क्षमता भी पाई जाती है। ये कोशिका पारण की क्षमता उपस्थित, ये कोशिका से ऊतकों में प्रवेश कर सकती है, कोशिका से ऊतकों में प्रवेश कर सकती है। जब ये कोशिका से ऊतकों में प्रवेश करती है तो सामान्य अपना आकार क्या कर लेती है, बढ़ा देती है, अपने आकार में बढ़ोतरी कर लेती है, और इसका जो बढ़ा हुआ आकार होती है, बढ़ी हुई आकार की मोनोसाइट मैक्रोफेज कहलाती है। क्या कहलाती है? मैक्रोफेज, वृहद भक्षकाणु कहते हैं। हाँ, लिखते हैं कि ऊतकों में प्रवेश करने के बाद यह अपना आकार क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है, जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है। मैक्रोफेज या वृहत भक्षकाणु, वृहत भक्षकाणु, और वृहत भक्षकाणु को आप लिख सकते हो कोष्टक में मैक्रोफेज, मैक्रोफेज कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि कोशिका के अंदर इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो विजातीय रोगाणुओं को ये नष्ट करने का काम करती है, और नष्ट करने के लिए अपने आकार में बढ़ोतरी कर देती है, तो विजातीय रोगाणुओं को आसानी से नष्ट कर पाए। ओके, ठीक है। तो ये, और ये न्यूट्रोफिल के साथ में मिलकर के प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का कार्य करती है। यह न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर प्रतिरक्षा के प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती है। ओके, ठीक है। अब है दूसरी, पहली है मोनोसाइट और दूसरी है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ये जो लिम्फोसाइट होती है, ये टोटल डब्ल्यूबीसी की लगभग 30% होती है। कुल डब्ल्यूबीसी की लगभग 30% होती है। ठीक है, ये लिम्फोसाइट होती है, ये मैंने कहा था कि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, और इन दोनों का जो कार्य होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का होता है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में ये काम करती है। ये है डब्ल्यूबीसी। तो हमने ये सीखा कि डब्ल्यूबीसी का जो हमारे रक्त में जो काम होता है मुख्य, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का होता है। हमारे शरीर के अंदर आने वाले विजातीय रोगाणुओं को नष्ट करने का काम भी डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट कर दीजिए या इसको लिख दीजिए। मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। प्लेटलेट्स तीसरी रक्त कणिका है। प्लेटलेट्स यहाँ इसको कहा जाता है डिम्बाणु, यहाँ इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट की अपन बात करते हैं। इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आज के बाद हमें ये पता चल चुका है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स तीनों रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब ये भी, इसकी भी आकृति और आकार नियत या नियमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इनका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है, यानी कि अनियमित आकृति इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके सामान्य संख्या की अपन बात करें, सामान्य संख्या की अपन बात करें तो सामान्य संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। सामान्य संख्या वयस्क मनुष्य के अंदर, स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। कोई भी रोगाणु प्रवेश करने के समय जैसे डेंगू वगैरह होता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, ठीक है। सामान्य जीवन काल की बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है सामान्य रूप से वो होता है लगभग 5 से 7 दिन का। इससे अधिक ये जिंदा नहीं रह सकती है। हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में तो कहा था कि 5 दिन से इतना अधिक है वो कितनी भी जिंदा रह सकती है, लेकिन ये केवल और केवल 5 से 7 दिन तक ही जिंदा रह सकती है, ठीक है। ओके, वैसे मैंने बताया था लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट जो 2 से लगा करके 100 दिन तक जिंदा रह सकती है। डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जीवन काल कितना है? 5 से 7 दिन, ठीक है। इसका मुख्य कार्य की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्त थक्का निर्माण में ये सहायता करता है। सहायता क्या? मुख्य कार्य करती है ये रक्त थक्का निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। कौन? प्लेटलेट्स। ओके, तो ये है सामान्य रूप से कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण, आकार आकृति निश्चित नहीं होती है। सामान्य संख्या 3 लाख होती है, जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है, रक्त का निर्माण में काम करती है, ठीक है। ये होता है रक्त कणिकाएं। अब रक्त के कार्य की अपन बात कर देते हैं थोड़ी। रक्त के कार्य देखो, ब्लड हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले गैसों का परिवहन, गैसों का
परिवहन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के द्वारा ऊतकों तक पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा ऊतकों तक पहुंचाई जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों के द्वारा कहाँ लेकर के लाया जाता है, फेफड़ों के अंदर, और फिर फेफड़ों से शरीर के बाहर। ठीक है, ये रक्त करता है। दूसरा, पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन पाचन के अंतर्गत छोटी आंत से ये भोज्य पदार्थों को या पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है और वहां से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त ही करता है। तीसरा, हार्मोन्स है, विटामिन है, खनिज लवण है, इन सब का परिवहन करने का काम भी रक्त ही करता है। चौथा है, शरीर के तापमान का नियमन भी हाइपोथैलेमस के साथ में मिलकर के, त्वचा के साथ में मिलकर के शरीर के तापमान का नियमन बनाए रखने का काम भी रक्त करता है। शरीर के तापमान का नियमन कौन करता है, रक्त करता है। और अंतिम में शरीर जल संतुलन, शरीर जल संतुलन, बॉडी के वाटर बैलेंस का काम भी कौन करता है, रक्त ही करता है। हमारे शरीर के अंदर जल को पहुंचाने का काम भी रक्त के द्वारा होता है। रक्त बहुत सारे कार्य करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे रक्त है वो काम करता है। जनरली रूप से अपन को पता चल गया कि रक्त क्या होता है, रक्त के अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार से रक्त हमारे शरीर के अंदर काम करता है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। कल का जो पोर्शन होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अंतिम में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको इन 2 क्लासों के माध्यम से ये पता चल चुका होगा कि किस लेवल तक यहाँ पर है वो पढ़ाई करवाई जाती है। ज़्यादा न तो अंदर डीपली में जा रहे हैं और नहीं ऊपर ऊपर एक बेस बनाते हुए एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को साथ में लेते हुए अपन ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देखते रहिए क्लास ए स्टडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए। और इसके अलावा आपको नीचे जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इन बटनों को आप दबाते चलिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि यदि आप सीधा मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मोबाइल नंबर थंबनेल के अंदर दिए हुए हैं, वहाँ से जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी का नाम है BHARATANJANA003, इससे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ए स्टडी पॉइंट का एक ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, उस चैनल के अंदर आप है वो जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ से क्वेश्चंस है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, चैनल का नाम है ए स्टडी पॉइंट, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।